नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है और आज हम लोग थोड़े स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। अभी नीतीश कुमार साहब दिल्ली आए और उन्होंने दिल्ली में सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं से बात की, लंबी वार्ता चली, खड़गे साहब, राहुल गांधी इत्यादि से, और फिर ये अनाउंसमेंट हुआ कि इस बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि नीतीश कुमार जी 6 विपक्ष के जो नेता हैं उनसे संपर्क करेंगे फॉर अ लार्जर विपक्षी यूनिट, जहां ऐसा हो सके कि बीजेपी के अगेंस्ट एक ही कैंडिडेट इस संयुक्त विपक्ष का खड़ा हो। इस संभावना के साथ जो 6 नेताओं की उन्होंने बात की उसमें अरविंद केजरीवाल साहब, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, नवीन पटनायक साहब, जगन मोहन रेड्डी साहब और केसीआर साहब थे। ये 6 नेता थे, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी के पास 2 स्टेट हैं तो आप कह सकते हैं बात 7 स्टेट की हो रही है। मैं एक टेबल आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जरा थोड़ा आज हम लोग ये चर्चा करें कि कौन कहां कैसे, ये विपक्षी एकता कितनी संभव है या कितनी संभव नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आम आदमी, मतलब मैंने उस हिसाब से बताया कि आम आदमी पार्टी, फिर उसके नेता, स्टेट, टोटल सीट उस स्टेट में कितनी है, फिर बीजेपी की कितनी सीट्स हैं, फिर कांग्रेस की कितनी सीट्स हैं, और फिर ये जो पार्टी जिससे बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार, इनकी कितनी सीट है। तो आप अगर इसको एक एक वो देख लीजिए, जैसे पंजाब में, दिल्ली में बात हो रही है तो ना कांग्रेस की कोई सीट, ना आम आदमी पार्टी की कोई सीट, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की 8 सीट, आम आदमी पार्टी की 1 सीट। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 1 सीट, सपा की 5 सीट। ये 5 सीट मैं 2019 के इलेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि वैसे अगर आज की बात करें तो आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की 0 सीट और सपा की 5 से अब वो 3 ही सीट रह गई हैं। ममता बनर्जी की इस पे सबसे अच्छी स्थिति, 2 कांग्रेस, 22 ममता बनर्जी। उड़ीसा में बीजू जनता दल की 12 सीट और कांग्रेस की 1 सीट। वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी साहब की आंध्र प्रदेश में जो पार्टी है, वो करीब करीब उसका पूरा वर्चस्व है और वहां पे उनके पास 22 सीट है, और वहां ना कांग्रेस के पास कोई सीट है ना बीजेपी के पास कोई सीट है। वहां पे तेलुगु देशम पार्टी है जिसके पास 3 सीट है। लेकिन जैसा नीतीश जी की बात से हो रहा है कि अगर ये इस लार्जर संयुक्त विपक्ष में बात कर लेते हैं जगन मोहन रेड्डी से, तो शायद चंद्रबाबू नायडू जी की जो तेलुगु देशम है उसका बहुत इधर इस खेमे में बहुत रोल नहीं रह जाएगा। तेलंगाना में केसीआर साहब हैं, 9 उनके एमपीज हैं और 3 कांग्रेस के एमपीज हैं। अब जब इसको टोटल आप करिए तो इन 7 स्टेट में, जहां की ये 6 लीडर जिनसे नीतीश कुमार जी बात करेंगे, कुल सीट है 205, और उसमें बीजेपी के पास 103 सीट है। यूपी के रेफरेंस में मैंने बीजेपी की 64 सीट्स लिखी हैं। ग्राउंड पे स्थिति यह है कि बीजेपी की जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो 62+2 था। आज की तारीख में 64+2 है, क्योंकि 2 जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी ने जीता। लेकिन मैं उसको अभी भी फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन उसको 64 मान रहा हूं। तो बीजेपी की 205 में बीजेपी 103, कांग्रेस 205 में 15 सीट, और 15 सीट में भी पंजाब में उसकी 8 सीट है। अगर पंजाब निकाल दीजिए तो बाकी 6 स्टेट में केवल 7 सीट, 1 से ऊपर का एवरेज आ रहा है पर स्टेट। और जो 6 नेता और वो जो 6 पार्टीज जिनसे नीतीश कुमार जी सेपरेटली बात करके और उनके जो भी समस्याएं हैं इस लार्जर विपक्ष के उसमें संयुक्त उसमें आने में, उसको आयरन आउट करने की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जो ये पार्टीज हैं जिनसे बात कर रहे हैं नीतीश जी, ये 6 पार्टीज, उनकी 71 सीट्स हैं, 71। अब मैं ये तो हमारा टेबल 1 है जो आपने देख लिया। अब मैं सिलसिलेवार आपको एक एक नेता और उसके पास जो स्टेट है उसके हिसाब से विस कांग्रेस, विस बीजेपी तो सब जगह भाई पार्टी बड़ी है ही। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। दिल्ली में 7 सीट हैं, 7 सीट पे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी के पास कोई सीट है ना कांग्रेस के पास कोई सीट है। लेकिन जो वोट परसेंटेज है, मैं 2019 की बात कर रहा हूं लोकसभा इलेक्शन की, उसमें आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे और कांग्रेस को 23% वोट मिले थे। तो ये दोनों मिलके भी करीब 41% हो रहे हैं। अब इस इलेक्शन में अगर ये दोनों लोग साथ मिलके लड़ते हैं तो इसका क्या असर वोट पे पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना है कि इस समय बीजेपी
वहाँ पे रूल कर रही है, उसके प्रदेश में भी उसकी, दिल्ली स्टेट में भी उसकी सरकार है और दिल्ली का जो एमसीडी है उसमें भी उसकी सरकार है। तो ग्राउंड में इस समय आम आदमी पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है और उसको कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन चूंकि जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं उस समय एक लार्जर नेशनल पार्टी जिसका फुटप्रिंट पूरे इंडिया में हो, लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलजुल के कोई बात करते हैं तो वो शायद बन पाए। दिक्कत मुझे जो लगता है कि इस पूरे उसमें, मतलब इस पूरे 6 लोगों में जो सबसे ज्यादा दिक्कत या कहीं आने वाली है वो बेसिकली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पंजाब को लेके आएगी। पंजाब में आम अजीब सी स्थिति है। पंजाब में स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी की एक सीट थी 2019 में, भगवंत मान साहब वाली। भगवंत मान साहब जब वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो वहाँ से इस्तीफा दिया। अब आज उनके पास कोई सीट नहीं है। और 2019 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 7% वोट मिले थे, कांग्रेस को 40% वोट मिले थे और कांग्रेस को वहाँ की 13 में से 8 सीटों पे कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। अब जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं वो तो आप ये मान के चलिए भाई वो तो चाहेंगे ही भाई, ये तो मुश्किल होता है कि आप सिटिंग एमएलए को टिकट काट लें। अनलेस एंड अनटिल बिहार टाइप का एक्सपेरिमेंट जो अमित शाह साहब ने किया था कि अपने सिटिंग एमपीज का टिकट काट के उन्होंने जेडीयू को अकोमोडेट किया था, तो यहां वो देखने वाला होगा। क्योंकि अगर आप वैसे देखिए तो 8 सिटिंग है, बाकी बचे 5 एमपी। अब उस 5 एमपी में कितने आम आदमी पार्टी के पास आएंगे, कितने कांग्रेस के पास आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक सीट उसमें मान ली भगवंत मान की हो गई तो 9 सीट। अब 4 सीट में ही जो बंटवारा और लेन देन हो सकता है वो होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार बात करेंगे तो टोटल पैकेज की बात करेंगे जिसमें दिल्ली और पंजाब को साथ रख के ही बात होगी और तभी वो मेरे ख्याल में कैसे संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो तभी कोई मामला बन सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही एक स्टेट है जहां पे कांग्रेस के 8 सीटें हैं, नहीं तो बाकी कांग्रेस का जो टोटल 15 सीट है इन 7 स्टेट में, अगर 8 यहां से निकाल दीजिए तो बाकी कांग्रेस की कोई बहुत स्टेक नहीं है। और एक जनरल मैसेज के लिए बहुत अच्छा है कि संयुक्त विपक्ष एक साथ है और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का अगर यहां मतलब उसके पास सीट ही नहीं है तो उसका क्या नुकसान होगा। अब हम लोग बात कर लें उत्तर प्रदेश की। मेरे हिसाब से इस पूरे 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश बहुत कुछ चीजें डिसाइड करने जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि आज की तारीख में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चैलेंज करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 2022 में जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे तो उस समय बहुत उम्मीद लोगों की जगी थी कि अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी एक बहुत ही मजबूत विपक्ष के रूप में आएगी, उसको सीटें भी मिली। लेकिन जिस तरह का विपक्ष या जिस तरह का वाइब्रेंट विपक्ष या जिस तरह का मुखर विपक्ष होना चाहिए जिससे वो अपना स्पेस बनाए, वो तो नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी होना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अखिलेश यादव साहब की नेतृत्व में ही होना है। वो चाहे कुछ भी विपक्ष कोई भी रणनीति बनाता है उसमें अखिलेश यादव जी को ही लीडर रहना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है 2024 में कम से कम। अब ये एक जगह होगी जहां पे, क्योंकि 5 सीटें ओरिजिनली जीते थे, अब 3 सीट पे रह गए हैं। अभी बहुत प्रचार नहीं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये जब तक नगर पालिका और लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, अब ये अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तब तक अखिलेश जी बहुत एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन जैसे ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद अखिलेश जी को विपक्ष के साथ खड़े ही होना होगा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहां कोई नेतृत्व की बात नहीं कि अखिलेश जी जो कहेंगे वही माना जाएगा। अब आ जाइए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहां पे ये करीब करीब तय है कि बीजेपी की सीटें तय कम होनी है। जैसे उत्तर प्रदेश में कितना चैलेंज हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, बहुत इफ और बट्स हैं। वेस्ट बंगाल में कोई इफ एंड बट नहीं है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में सपा को 18% वोट मिले थे, कांग्रेस को 6% वोट मिले थे, तो ये दोनों लोगों का 2019 का वोट परसेंटेज मिला के भी कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा चैलेंज उपस्थित कर रहे हैं। अब अगर आप वेस्ट बंगाल में आते हैं तो यहां पे 22 सीट ममता बनर्जी जी की और 2 सीट कांग्रेस की। वोट परसेंटेज में 43% ममता बनर्जी एंड 6% कांग्रेस। तो अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस में कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि 2 सीट है कांग्रेस की, 18 सीट पे बीजेपी है, उसी में मतलब मोल भाव लेन देन होना है कि भाई इतनी सीट पे आप लड़िए इतनी सीट पे हम लड़ें। उसमें अगर कोई इन लोगों का फॉर्मूला बैठ जाता है और उसमें कम्युनिस्ट कैसे एक्ट करेंगे देखने वाली बात, तो बीजेपी के लिए 18 सीट को भी फिर से पाना बहुत आसान चीज नहीं होगी। अब आती है बात उड़ीसा की। उड़ीसा में
कुल 21 सीट हैं। जो बीजू जनता दल है उसके पास 12 सीट, वोट परसेंटेज 43। कांग्रेस के पास 1 सीट, वोट परसेंटेज 14। तो अगर ऐसे ही ग्राउंड पे 1+1 कर दिए तो 2 है, 43 + 14 57, दोनों मिल जाएंगे तो बीजेपी की 0 सीट, बीजेपी की वहां 8 सीटें हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर दोनों मिलते हैं तो कुछ सिनर्जी तो डेवलप होगी ही होगी। अब मूल बात यह आती है कि नवीन पटनायक साहब क्यों मिलेंगे इसमें, वो अपना एक चला रहे हैं, उनको इसकी क्या पड़ी है कि वो यहां आके मिले। मुझे ऐसा लगता है कि नवीन पटनायक साहब को अब ये देखना है कि जिस तरह से बीजेपी के पास साउथ में बढ़ने का स्कोप नहीं है, जितना था उतना है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में उसकी सीटें काफी कम हो रही हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। बाकी जगह को छोड़ दीजिए, लेकिन ये 3 तो बिल्कुल डेफिनेटली कम हो रही हैं। उसको सीटें अपनी बढ़ानी है। दूसरा, अभी तक का जो वो रहा है कि बीजेपी जनरली रीजनल पार्टीज के साथ अगर तालमेल भी करती है तो लॉन्ग टर्म में वो उसकी कॉस्ट पे अपने को बढ़ाती है। तो ये नवीन पटनायक को भी दिख रहा है। अब नवीन पटनायक साहब, अच्छा दूसरा ये है कि ये जितने मैं बोल रहा हूं ना, कांग्रेस के साथ अगर इनके तालमेल के, सब लोग कांग्रेस से कभी ना कभी साथ रहे हैं। कोई कांग्रेस में ही रहा है, उससे निकल के उसने पार्टी बनाई है, कोई कांग्रेस के साथ, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ किसी ने काम नहीं किया हो। दूसरा यह है कि आज जो राहुल गांधी की छवि बन गई है, वो जो बीजेपी ने जिस तरह से उनको पप्पू पप्पू किया, वो नहीं है। आज राहुल गांधी मुद्दों पर लड़ने वाले, एक सत्य पे अड़े रहने वाले, एक ठीक नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो बीजू जनता दल में जहां पे उनकी 21 में 12 सीटें आज हैं, ये कॉल उनको भी लेनी है कि ये कैसे करें, क्योंकि अगर ये और विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार वाला, और यहां पे केवल कांग्रेस ही उसके साथ है। अब आ जाइए वाईएसआर कांग्रेस। वाईएसआर कांग्रेस मतलब आंध्र प्रदेश। यहां पे फैक्ट यह है कि ग्राउंड पे जगनमोहन रेड्डी साहब को कोई साथी नहीं चाहिए। वो बहुत ही स्ट्रांग है, 25 में से 22 सीट उनके पास है, वोट प्रतिशत 49%। ही डजंट नीड एनीवन। लेकिन अच्छा, वहां पे एक और आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को जो पिछली बार वोट मिला था 1.29%, सीट 0, बीजेपी को 0.96%, सीट 0। तो ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी है, इनका कोई वजूद ही नहीं रह गया आज की तारीख में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक साइकोलॉजिकल बात होगी अगर वहां आंध्र प्रदेश, और अब आंध्र प्रदेश में उनके पास 22 सीटें हैं, 3 सीटें चंद्रबाबू नायडू के पास हैं, इसी 3 सीट में कुछ हो सकता है। अब कांग्रेस वहां 1 सीट पे, क्योंकि 22 सीट पे तो उनका क्लेम है ही, वो कांग्रेस को देखना होगा कि हालांकि कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज इन दिस। अच्छा, जो दिक्कत वाली बात यह है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी साहब केवल आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है, तो कुछ ये नहीं हो सकती अंडरस्टैंडिंग कि यहां पे आप ले लीजिए, वहां पे हम ले लें। क्योंकि अगर कोई ऐसी पार्टी जिसका ऑल इंडिया प्रेजेंस हो, तब आप उससे कि भाई 1 सीट हम वहां छोड़ रहे हैं, 2 सीट आप यहां छोड़ दीजिए, इस तरह की बात हो सकती है। वो बात वहां पे नहीं हो पाएगी। अब बात हम लोग आखिरी बात कर लें तेलंगाना की। तेलंगाना में जो बीआरएस है, जिसके केसीआर साहब मतलब मुख्यमंत्री भी हैं, और वही फाइनली तय करेंगे कि किसकी कितनी सीटें। 17 में 9 सीटें उनकी हैं। मतलब ये जगह मैं कह रहा हूं 21 में 22, उड़ीसा में 17 में 9, कोई बहुत ये नहीं कि बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में। उनको 41% वोट मिले थे 2019 के इलेक्शन में, और कांग्रेस को 3 सीट मिली थी, वोट मिले थे 29%। तो अगर कांग्रेस और केसीआर मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तो करीब 70% वोट तो उनके पास आ रहा है, अगर 1+1 करें तो। अब वो जितना भी घटेगा, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। और यहां पे बीजेपी ने अगर 4 सीटें जीते थी तो उसको खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, तेलंगाना की स्थिति क्या है कि ग्राउंड पे कांग्रेस भी बहुत जिंदा है और बहुत कर रही है। अब एक ऑल इंडिया पार्टी जिसका जो एक सन 47 से कहीं ना कहीं सत्ता में रही, कुछ अपोजिशन में रही, वो एकदम से पूरी तरह से छोड़ तो देगी नहीं। अरेंजमेंट कुछ यहां पे ये हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ स्टेट इलेक्शन भी है, तो अब आइडियली स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ नहीं क्लेम करना चाहिए, ज्यादा पोर्शन दे देना चाहिए केसीआर साहब को। 17 में 9 सीटें ऑलरेडी केसीआर साहब की हैं। अब 8 सीटों को लेके बंटवारा होगा। कांग्रेस की 3 सीटें हैं, उस 8 सीट में जो भी हो। लेकिन मैं जो ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि 15 सीट जब कांग्रेस की मैं कुल बोलता हूं, तो उसमें से 8 सीट अगर आप पंजाब की निकाल दें तो बाकी 6 स्टेट में केवल 7 सीट बचती हैं। तो कांग्रेस अगर किसी भी तरह से, मान लीजिए किसी भी टर्म्स पे
बहुत ही खराब टर्म्स में भी अगर समझौता कर लेती तो 7 से तो कम नहीं होंगी उसकी सीट, कहीं एक कहीं दो, कहीं एक कहीं दो। तो वो अगर एक तो मैसेज अच्छा चला जाएगा, और वहां उसका दिक्कत मुझे लगता है कि वो जो आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसमें दो राय नहीं है कि इस समय बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं मोदी जी के, लेकिन उनका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है, उनके जो साथी लोग पास्ट में रहे हैं, वो थोड़ा टीम प्लेयर नहीं है। मतलब टीम प्लेयर जब मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबको साथ लेके उनकी बात इनकी बात इस तरह की बातें नहीं करते, वो जैसे थोड़ा सा उनका भी एटीट्यूड है कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो सब सही है। तो वो वाला चीज देखनी होगी, क्योंकि पंजाब में डायरेक्ट उन्होंने कांग्रेस को हटा के वो वहां सत्ता में आए, डायरेक्ट उनके कंपटीशन कांग्रेस से है। वही हाल दिल्ली में भी, दिल्ली में कांग्रेस को हरा के वो सत्ता में आए थे। तो ये थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है, और पहला जो सबसे मुश्किल कदम था वो मेरे ख्याल में उन्होंने पार कर लिया है, जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल साहब के साथ बैठ के लंबी बातचीत करके अरविंद केजरीवाल साहब ने पब्लिकली आके दोनों लोगों ने कहा कि मैं, नीतीश जी जैसा कहेंगे मैं इनके साथ हूं और मैं ऑपोजिशन के साथ हूं। नीतीश कुमार जी के अगर दृष्टि से देखें तो विपक्षी एकता के लिए ये एक बड़ा कदम साबित हो जाएगा। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार को ये 6 लोगों को अगर मैनेज कर ले जाते हैं तो बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो रही है कि जो उसका 205 में 103 का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इफेक्टेड हो सकता है। थैंक यू सो मच।